हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी की थी मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, प्लस हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपेयर की थी मेटल और नॉन मेटल की, और हमने साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया था। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस की थी उन्हीं को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि आपका एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की क्या होती है। तो सीरीज से आपको क्लियर होगा कि एक सीक्वेंस होता है ये मेटल का, जिसके अंदर हम मेटल्स को अरेंज करते हैं उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, टॉप पर कौन है आपका, सोडियम है या पोटेशियम। पोटेशियम आपका टॉप पर है, और जो बॉटम है इस रिएक्टिविटी सीरीज के, वहां पर कौन है आपका, प्लेटिनम। तो अगर टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर आती है वो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन है, आपका पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है सोडियम, फिर उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम और थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम, जिंक और आपका आयरन। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल्स आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो यहां पर हमने देखा इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग, यहां पर मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया है। यही क्या कहलाती है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर यह कहलाएगी एक्टिविटी सीरीज। अब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज का यूज करके कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। यहां पर जो वर्ड मैंने वाटर बोला, इस वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर जो हम लेंगे यहां पर, या तो ये कोल्ड वाटर होगा, या फिर हॉट वाटर होगा, या फिर स्टीम होगी। ये डिफरेंट फॉर्म्स होंगी वाटर की जिससे हम मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीन मेटल जो होती हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो इनकी रिएक्शन हमेशा किससे होगी, कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ होगी, कोल्ड वाटर। ये तीनों मेटल सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम जनरल इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जर्नल इक्वेशन है। आप जर्नल इक्वेशन अच्छे से याद करना, उसके बाद ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जब सोडियम की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कोल्ड वाटर से, तो क्या मिलता है, उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर ऐसे ही मैं पोटेशियम की रिएक्शन कराता हूं कोल्ड वाटर से, तो यहां क्या होगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब ये सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इनकी रिएक्शन हमने कोल्ड वाटर से कराई। तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, इन दोनों केमिकल रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। मींस इसका यह हुआ कि सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन है वो कोल्ड वाटर के साथ हाईली एक्सप्लोसिव होगी, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा वायलेंट होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। अब यहां पर देखना क्या है, कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। अगर पोटेशियम और सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में डिप कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजन से आते हैं। तो एक को मैं समझाता हूं, सोडियम को, सिर्फ आप सोडियम को देखना, सेम रिएक्शन पोटेशियम की होगी। अगर हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमने कोल्ड वाटर रखा और आपने इसके अंदर सोडियम को ऐड किया, तो जैसे ही सोडियम इस वाटर के कांटेक्ट में आती है तो यहां से
हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर आते हैं। जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहां पर प्रोड्यूस होने लगे तो ये जो बबल्स है ये सोडियम के भी चारों तरफ स्टक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, सोडियम सरफेस पर आ जाएगा। जब सोडियम सरफेस पर आ जाएगा तो आगे देखना है क्या होता है। भाई मैंने बोला सोडियम को कोल्ड वाटर में डाला तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, प्लस ये हाइड्रोजन गैस सोडियम पर स्टक हो गई और इसको फ्लोट करा दी। अब आपने देखा इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है। इस हीट से क्या होगा, ये जो हीट है जब ये हाइड्रोजन वाटर से बाहर आएगी तो इसको यहां पर मिलेगी ऑक्सीजन। अब इस हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन और हीट ये दोनों खतरनाक है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर इस हीट की प्रेजेंस में बर्न होने लगती है। जब हाइड्रोजन बर्न होती है तो ये आपका पोटेशियम भी सरफेस पर आ जाता है, तो पोटेशियम भी फायर कैच कर लेता है, जिससे क्या होगा, सोडियम भी आपका जलने लगेगा। अगर यहाँ पर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम भी जलने लगेगा। तो इसलिए क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम को कभी भी हम एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते, क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। मॉइस्चर क्या है, वाटर है। तो जो वाटर है वो जब सोडियम और पोटेशियम के कांटेक्ट में आएगा तो ये दोनों क्या करेंगी, फायर कैच कर लेती है। जब फायर कैच करेंगी तो जो रिएक्शन होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक होगी। हाईली एक्सोथर्मिक होने से क्या होगा, ये हमारी बॉडी के लिए जहां पर यार ये रिएक्शन हो रही है बहुत डेंजरस होती है। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को हमेशा किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल की बोतल में फिल करके रखते हैं। अब आगे देखते हैं हम कैल्शियम की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। देखिए अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, कोल्ड वाटर से, तो क्या होगा देखना। जैसे आपने ऊपर देखा था पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, सोडियम की भी +1 होती है, और इसके साथ देखा आपने OH माइनस, OH आया हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी -1 होती है, तो आपने NaOH लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो जो अब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा वो होगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, जिससे क्या होता है, ये कैल्शियम बर्न नहीं होता। लेकिन जो इस पर क्वेश्चन आता है वो देखना है आपको। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने रखा कोल्ड वाटर, इसके अंदर हमने ऐड किया कैल्शियम। जब हमने कैल्शियम इस कोल्ड वाटर के अंदर ऐड किया तो यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर बताया गया है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जब कैल्शियम वाटर में ऐड किया तो ये हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाती है, डेट इज स्टक हो जाती है। जब ये इसके अराउंड हाइड्रोजन गैस स्टक हो जाएगी तो ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगता है, फ्लोट। तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन, जब कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से कराते हैं तो क्या होता है, तो आप लिखोगे कि कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा। और फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अराउंड चारों तरफ हाइड्रोजन के बबल्स स्टक हो जाते हैं जो इसको फ्लोट कराते हैं। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हॉट वाटर। ये जो मैग्नीशियम होता है ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन ये जो मैग्नीशियम होता है ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। तो हमने यहां पर लिखा मैग्नीशियम ये रिएक्ट कर रहा है आपका हॉट वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, इसी मैग्नीशियम का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा MgOH का होल ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जो मैग्नीशियम है ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी रिएक्शन हॉट वाटर से कराती है और इसमें फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका यूज करते हैं हम एज अ एंटा एसिड, यूज्ड एज अ एंटा एसिड। जब इंडाइजेशन हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन टेबलेट्स की फॉर्म में लिया जाता है, तब जाकर रिलीफ मिलता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ एंटासिड। अब देखते हैं हम आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। ये जो तीन मेटल हैं, आयरन, जिंक और आपका एल्यूमिनियम, ये तीनों ऐसी मेटल होती हैं, ये कभी भी हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आ रही है। तो ये रिएक्ट करती है स्टीम से, ये बात आप ध्यान रखना, ये रिएक्ट करती है स्टीम से। और क्या बनाती है, मेन ये ध्यान देना है, जब भी ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होंगे। जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखी थी उसमें आपके हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन यहां पर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। आयरन का जो ऑक्साइड है वो फॉर्म होगा आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर जिंक की रिएक्शन स्टीम से कराते हैं तो आपका बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर एल्यूमिनियम की कराते हैं तो बनेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब यहां पर ये जो जिंक का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ये कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? क्योंकि ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और साथ साथ बेसिक नेचर भी शो करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी के साथ अभी हमने देखा था जब सोडियम की रिएक्शन कराई थी तब बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब पोटेशियम की रिएक्शन कराई थी तब बना था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो दो बेस है, ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, ये वाटर सॉल्युबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो सोडियम का ऑक्साइड होता है और पोटेशियम का ऑक्साइड, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड होते हैं या फिर जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ऐसा होता है सभी बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कलीज। तो यहां पर जैसे मैं बोलूं कॉपर हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है लेकिन ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए हम इनको एल्कलीज नहीं बोलेंगे। लेकिन जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे बेस, उसको आप क्या बोलोगे? एल्कलीज। अब एल्कलीज वर्ड मैंने वहां भी बताया था, ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इसके अलावा और भी मेटल्स हैं उनको रीड नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल का ग्रुप है, तो उसके अंदर हमें सोडियम और पोटेशियम देखना है, ये एल्कली मेटल होती है। तो एल्कली मेटल के जो बेस होते हैं या फिर जो ऑक्साइड होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो हमें देखना है कि मेटल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो क्या होगा। डाइल्यूट एसिड में आप किसको लोगे? या तो आप ले सकते हो HCl को, डाइल्यूट HCl, या फिर आप ले सकते हो H2SO4 को, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। इसके अलावा कोई और एसिड नहीं है जिसकी रिएक्शन मेटल के साथ हो सके। इसके अलावा अगर हम एसिड लेंगे तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, और जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आपको यहां पर क्या देखना है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। वो भी कौन से डाइल्यूट एसिड? एक तो HCl देखना है और दूसरा H2SO4। तो यहां पर देखिए, जब हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? ये मेटल डाइल्यूट एसिड दैट इज HCl या H2SO4, कोई एक एसिड ले लो, उससे ये क्या करेगी? मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। क्योंकि आपने देखा कुछ मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है और कुछ मेटल्स क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करती, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 से। उनमें से एक मेटल है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कर सकती है। तो यहां पर देखिए, जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती है तो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है। तो उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जर्नल इक्वेशन है, इसको रीड करना। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जिंक की रिएक्शन किससे कराई? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। इस जिंक ने इस H2 को रिप्लेस किया और इसकी जगह पर खुद आ गया, तो क्या फॉर्म हुआ? जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम को किस में डालते हैं, HCl में, जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हो तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस HCl से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, फॉर्म होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अभी हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और आपने यहां देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है या फिर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है प्लस सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो मेटल हाइड्रोजन से अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में, वही मेटल किससे रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या फिर स्टीम से। वही मेटल किससे रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड से। लेकिन जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से नीचे आती है वो ना तो वाटर की किसी फॉर्म से रिएक्ट करती है ना ही वो किसी भी एसिड से रिएक्ट करती है डाइल्यूट, क्योंकि वो नीचे आ रहे हैं ना और हाइड्रोजन ऊपर आ रही है, क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन है और एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन है। तो वो मेटल वाटर और एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए जो मेटल आपके हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो कभी भी वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको इनर्ट मेटल भी बोल सकते हो, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहे। वो मेटल मोस्टली आपको अनकंबाइंड स्टेट में ही देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसा कि यहां पर दिखाया है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मींस एक मेटल है और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं दूसरी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया गया है। तो यहां पर अगर हम मेटल ए की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, ये मेटल ए बी को रिप्लेस कर देगी और क्या बनेगा, मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा प्लस मेटल बी डिपॉजिट होगा। लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशन है, अगर इस तरीके की रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, ये मेटल ए जो होगी ये मोर रिएक्टिव होगी और जो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर मेटल बी है वो आपकी लेस रिएक्टिव होगी, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। अगर ऐसा है तब तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तब रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप रिएक्शन में मेटल ए को लेस रिएक्टिव लोगे और मेटल बी को मोर रिएक्टिव, उस केस में रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो आयरन है, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहां से क्या होता है, ये आयरन इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो आपको मिलेगा फेरस सल्फेट प्लस ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख देता, कॉपर की रिएक्शन अगर हम फेरस सल्फेट से करा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, ये कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है वो आपका मोर रिएक्टिव है। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, तो हम यहां लिख देंगे नो रिएक्शन। आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। तो यहां पर जो है ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि इस केस में क्या था, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हो गई। लेकिन यहां पर जो है कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अक्सर रिपीट होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर पूछा जाता है कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हुआ, किस कलर में चेंज हुआ, तो आप लिख दोगे ग्रीन कलर में, प्लस रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है आयरन नेल्स के ऊपर, इसको आयरन नेल्स, ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की।